माय डियर वन क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 1 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री एंड द पेज नंबर 133। बेटा पेज नंबर 133 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कलर द शेप्स टू कंप्लीट द पैटर्न, यानी अपना पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए शेप्स में कलर करें। तो हमने इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने अपने कलर्स करने हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक लाइट पिंक कलर में रेक्टेंगल गिवन है, देन फिर हमारे पास एक ऑरेंज कलर में रेक्टेंगल है, फिर एक लाइट पिंक एंड फिर ऑरेंज। तो इससे आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को भी लाइट पिंक करना पड़ेगा और इस रेक्टेंगल को ऑरेंज करना पड़ेगा, देन फिर लाइट पिंक ऑरेंज, देन फिर लाइट पिंक। नेक्स्ट है हमारे पास दोबारा से येलो, रेड और स्काई ब्लू कलर में 3 रेक्टेंगल्स है हमारे पास। यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिसिंग है, हम इसको करेंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कलर्स। इस पैटर्न में देखें सबसे पहले येलो है, फिर रेड है, फिर स्काई ब्लू है। अब ये रिपीट होना शुरू हो गया है, फिर येलो है, फिर रेड है एंड फिर हमारे पास कौन सा है, लाइट स्काई ब्लू। फिर हमारे पास येलो, देन रेड एंड स्काई ब्लू। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है वो शेप्स का है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, देन फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है। हमने कलर्स देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ट्रायंगल का कलर है वो है स्काई ब्लू और जो रेक्टेंगल का कलर है वो है ब्लू। हमारे पास यहाँ पर फिर रेक्टेंगल है ब्लू कलर में और फिर हमारे पास रेक्टेंगल कौन से कलर में होगी, येलो कलर में, तो हम इसमें येलो कलर कर लेंगे। देन फिर ट्रायंगल ब्लू कलर में और रेक्टेंगल येलो कलर में, फिर ट्रायंगल ब्लू, रेक्टेंगल येलो एंड ट्रायंगल ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंड द गिवन पैटर्न, यानी ये पैटर्न हमें कुछ गिवन है, इसको मज़ीद आगे लेके जाना है, यानी हमने अपनी इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर्पल कलर में सर्कल है, देन ऑरेंज कलर में रेक्टेंगल है। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा और यहाँ पर हम खुद से बनाएंगे एक सर्कल और इसमें पर्पल कलर कर देंगे, फिर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसमें ऑरेंज कलर कर देंगे। इसी तरह से सेम ऐसे ही हम ये वाला करेंगे। यहाँ पर बेटा एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि देखें यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 इस तरह का एक पैटर्न है, फिर से ये रिपीट हो रहा है सेम, फिर से ये रिपीट हो रहा है, इन तीनों का कलर भी क्या है, सेम। देन इसके ऑपोजिट है, यहाँ पर 1 2 3 नीचे से स्टार्ट हो रहा है और 1 का कलर कौन सा हो गया, अब ग्रीन, 2 का कलर सेम रहा है सब में और यहाँ 3 का कलर ऑरेंज हो गया है, यानी चेंज हो गया है। तो 2 इस तरह के हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट फिर हमारे पास 3 इसी तरह के रेक्टेंगल्स है और इनमें नंबरिंग लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को दोबारा से रिपीट करके बना देंगे तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास डाइस के कुछ पैटर्न्स हैं। सबसे पहले देखिए 4 6 4 6 4। अब 4 के बाद दोबारा से क्या आएगा, 6, तो हम 6 बना लेंगे यहाँ पर। और हमारा इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप सब ने इसका होमवर्क कर लेना है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 2 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 2 चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड द पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 पे हमारे पास है सोलर कैलेंडर। टॉपिक है हमारा आज का सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर क्या होता है, हम इसको रीड कर लेते हैं। अ कैलेंडर विच शोज द सोलर मंथ्स ऑफ द ईयर, द वीक्स इन द मंथ्स and the days of week is called solar calendar. Keep in mind students, there are 12 months in a year. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। नेक्स्ट हमारे पास एक सोलर कैलेंडर गिवन है, हम इसको देख लेते हैं। सोलर मंथ्स ऑफ द ईयर, सोलर मंथ्स ऑफ द ईयर कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये था सोलर कैलेंडर एक, आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने इन मंथ्स को याद करते हुए अपना आज का लेसन देखना है। सबसे पहले हमारे पास है विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। बताइए कि मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैलेंडर में। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल।
तो यहाँ पर हम अप्रैल लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच मंथ कम्स बिफोर नवंबर, यानी नवंबर से पहले। नवंबर से पहले कौन सा मंथ आता है हमारे पास? ये देखिए, नवंबर से पहले हमारे पास आता है अक्टूबर, तो ये हम यहाँ अक्टूबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच मंथ कम्स बिटवीन, बिटवीन मतलब दरमियान, मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के दरमियान कौन सा मंथ आता है? ये देखिए मई और यहाँ जुलाई, मई और जुलाई के दरमियान कौन सा मंथ आ रहा है? जून, तो हम यहाँ पर जून लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच मंथ इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ कौन सा है इस सोलर ईयर का? दिसंबर, दिसंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डेट डे, यूज़ द बिलो कैलेंडर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमने इस कैलेंडर को यूज़ करते हुए इन फिलिंग ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले है द मंथ ऑफ मार्च हैज़ डैश डेज। बताइए कि मार्च के मंथ में कितने डेज हैं? तो देखिए यहाँ पर कितने डेज हैं? 31, तो हम यहाँ 31 लिख लेते हैं। द मंथ ऑफ मार्च हैज़ डैश फ्राइडेज एंड डैश संडेज। बताइए कि मार्च के मंथ में कितने फ्राइडे हैं और कितने संडे हैं। तो सबसे पहले फ्राइडे वाले कॉलम में चलते हैं और फ्राइडे को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, कितने फ्राइडेज हैं हमारे पास? 4। और अब संडेज़ को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 संडे हैं हमारे पास और 4 फ्राइडेज़ हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है द डे ऑफ 1 मार्च इज़। 1 मार्च को कौन सा दिन था हमारे पास? तो वो था संडे, संडे। द डेट फॉर द सेकेंड संडे इज़। सेकेंड संडे की डेट क्या है हमारे पास? 8 लिख लेंगे यहाँ पर। द डेट फॉर द थर्ड मंडे इज़। थर्ड मंडे की डेट हमारे पास 16। द डेट फॉर द फोर्थ ट्यूसडे इज़। फोर्थ ट्यूसडे की डेट क्या है हमारे पास? 24। इस तरह से मैंने आज का अपना लेसन आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री एंड द पेज नंबर 122। पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द पेरीमीटर यूजिंग द गिवन मेजरमेंट्स। हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, हमने इनको देखते हुए इनका पेरीमीटर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट है हमारे पास अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है वुज वन साइड इज़ 6 सेंटीमीटर, जिसकी एक साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में भी कि स्क्वायर हमारे पास बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइडें क्या होती हैं? इक्वल। तो अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब बाकी तमाम साइड्स की लेंथ भी हमारे पास क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। तो हम एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ का। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ड्रा किया, आप सबने भी कर लेना है। अब हमने फाइंड क्या करना है? इसका पेरीमीटर, जो हमारा मेन काम है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी तमाम साइड्स की लेंथ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक स्क्वायर का पेरीमीटर। तो हम इस तरह से इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस कर लेते हैं। तमाम साइड्स की लेंथ क्या है हमारे पास? 6 6 6, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। तो हम इनको प्लस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखें 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास अ रेक्टेंगल वुज लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल गिवन है एंड ब्रेथ इज़ 6 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑपोजिट साइड जो कि इसकी इक्वल होती है, उसकी लेंथ भी कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड पर भी ब्रेथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। मैंने कुछ इस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रा किया, आप लोगों ने भी इस तरह से ड्रा करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है बेसिकली फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तमाम साइड्स की लेंथ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रीथ। तो लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। फिर से लेंथ इसकी ऑपोजिट साइड पे मैंने आपको बताया सेम होगी, इसलिए दूसरी लेंथ पे क्या होगी 9 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी 6 सेंटीमीटर। तो हम इनको प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल वूज साइड्स हैव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है, तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से अपने ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेना है, देन इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स की लेंथ को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फोर क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.10 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो स्टेटमेंट है शिराज टुक 35 min 20 seconds to reach his office। शिराज 35 मिनट 20 सेकंड लेता है अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, एंड 33 minutes 15 seconds to come back from ऑफिस, और ऑफिस से वापस आने में 33 minutes 15 seconds लेता है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू गो एंड कम बैक, यानी डिड ही टेक टू गो एंड कम बैक, जितना टाइम उसे जाने और आने में लगता है हमने वो टोटल टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसको हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम इसको प्लस कर लेंगे। फाइनल यूनिट्स ऊपर लिख लेंगे, देन उसको ऑफिस में जाने में कितना टाइम लगा है 35 minutes 20 seconds, 35 minutes 20 seconds, और ऑफिस से वापस आने में कितना टाइम लगता है 33 minutes 15 seconds, 33 minutes 15 seconds। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 0 + 5 5, 2 + 1 3, 35 seconds, 5 + 3 8 एंड 3 + 3 6, 68 minutes। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, जो है हमारे पास अस्मा स्पेंट 2 hours 36 minutes 15 seconds ऑन हर साइंस होमवर्क। अस्मा अपने साइंस के होमवर्क पर 2 hours 36 minutes 15 seconds खर्च करती है, एंड 1 hour 15 minutes 10 seconds ऑन हर उर्दू होमवर्क, और उर्दू के होमवर्क पर 1 hour 15 minutes 10 seconds स्पेंड करती है। तो हमने फाइंड क्या करना है, द टोटल टाइम फाइंड करना है शी स्पेंड इन बोथ द सब्जेक्ट, जो वो दोनों सब्जेक्ट्स पर स्पेंड करती है। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले प्लस कर देंगे कुछ इस तरह से। फाइनल यूनिट्स ऊपर लिख लिए, देन इनको प्लस कर दिया। 5 + 0 5, 1 + 1 2, 6 + 5 11, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 1 5, और 2 + 1 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट बी देखते हैं, जो है हमारे पास हाउ मच मोर टाइम अस्मा स्पेंड इन साइंस होमवर्क। बताए कि अस्मा ने साइंस के होमवर्क पर कितना ज़्यादा टाइम खर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, साइंस के होमवर्क वाले टाइम में से उर्दू के होमवर्क वाला टाइम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अस्मा ने कितना टाइम साइंस के होमवर्क पर ज़्यादा खर्च किया है। तो क्या करेंगे, फाइनल यूनिट्स ऊपर लिख लेंगे, इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिखेंगे और अब इनको माइनस कर देंगे। 5 में से 0 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 ही आता है। 6 में से 5 माइनस किए 1, 3 - 1 2, 2 - 1 1। तो हमें ये वो टाइम आ गया हमारे पास जो अस्मा ने साइंस के होमवर्क पर ज़्यादा लगाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आपने इन दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क कर लेना है, और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 5 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 6
एक्सरसाइज नंबर 6.2 6.2 के हम 6 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो है हमारे पास अ फैक्ट्री सेल्स 18492 सैनिटाइजर्स इन अ वीक। एक फैक्ट्री एक वीक यानी 7 डेज में कितने सैनिटाइजर्स बेचती है? 18494। हाउ मैनी सैनिटाइजर्स, बताइए कितने सैनिटाइजर विल इट सेल इन 34 डेज। हमने बताना क्या है? 34 डेज में बताइए वो कितने सैनिटाइजर बेचेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है सैनिटाइजर्स सोल्ड इन 7 डे। 7 डे मीन हमें याद हो तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो हमने इस हिसाब से 7 डेज लिख लिए। सैनिटाइजर्स सोल्ड इन 7 डेज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी। फाइंड क्या करना है हमने? सैनिटाइजर सोल्ड इन 34 डेज। तो ये तो हम तब फाइंड करेंगे जब हमें सैनिटाइजर सोल्ड इन 1 डे यानी एक दिन में कितने सैनिटाइजर्स बेचे गए हैं उसकी वैल्यू पता होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें वैल्यू दी गई है उसको 7 पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? सैनिटाइजर सोल्ड इन 1 डे। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना था? सैनिटाइजर सोल्ड इन 34 डेज। 34 डेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आंसर आया हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 34 से। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? सैनिटाइजर सोल्ड इन 34 डेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 23 kg पोटैटोज इज़ ₹1035, अगर 23 kg पोटैटो की कीमत 1035 है तो बताइए कि 45 kg पोटैटोज़ की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। हमें गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ 23 kg पोटैटोज़ क्या है? 1035। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 45 kg पोटैटोज़। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज़। 1 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो हमें वैल्यू दी गई है उसको 23 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो। अब क्या करेंगे? 45 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 45 से। मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ 45 kg पोटैटोज़। ये इसका आंसर है। आप सब बच्चों ने 6.2 आपको पता है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपने 6.2 का कंप्लीट होमवर्क कर लेना है और उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 6th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 6 एंड चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 कल हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शीरीन्स फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज शी इज़। शीरी के फादर शीरी से 4 times ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि शीरी की जो अभी एज है वो कितनी है? x। ये हमने लेट कर लिया। शीरी की एज कितनी है? x। तो स्टेटमेंट में क्या है कि शीरीज फादर इज़ 4 times। शीरी के फादर की एज शीरी से 4 times ज़्यादा है, तो हम इसके फादर की एज को भी लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, इसके फादर की एज है हमारे पास 4x। नेक्स्ट देखें, इन 18 years he will be exactly twice as old as her. Find their प्रेजेंट एजेस। हमने उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन है हमारे पास कुछ इस तरह, हमने शीरी की एज और इसके फादर की एज को एक दूसरे के इक्वल लिख लेना है। देन उन्होंने बोला आफ्टर 18 years, तो हमने दोनों में 18 क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दोनों साइडों पे हमने 18 प्लस कर देना है। कंडीशन उन्होंने हमें बताई थी कि इन 18 years ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस। उसके फादर कितने हो रहे हैं? ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे? शीरी की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2 को 18 से करेंगे 36। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब अगर हमें याद हो तो हमने x को क्या सपोज किया था, शीरीज एज। x हमारे पास क्या है, शीरी एज, तो हम x की जगह पर लिख सकते हैं शीरीज एज इज इक्वल टू 9 ईयर्स। अब हमने उसके फादर की एज भी फाइंड करनी है, तो उसके फादर की एज हमने क्या लेट की थी, 4x। तो हम क्या करेंगे, फादर एज इज इक्वल टू 4x, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 ईयर। ये शीरी की एज है और ये इसके फादर की एज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू पीसेस। एक हमारे पास पोल है x, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास क्या एक पोल है x, वो 2 पीसेस में टूटा है। कितने पीसेस में, 2 पीसेस में। 1 पार्ट उन्होंने हमें बताया कि 1 पार्ट इज़ 3 मीटर लॉन्ग, उसका जो एक पार्ट है वो 3 मीटर लॉन्ग है एंड द अदर पार्ट इज़ 2x माइनस 17 मीटर लॉन्ग। फाइंड हमने क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल। हमें उन्होंने ओरिजिनल लेंथ नहीं बताई, उन्होंने हमें बताया कि एक पोल था वो 2 हिस्सों में टूट गया, एक की लेंथ इतनी थी और एक की लेंथ इतनी थी। तो सिंपल बात है स्टूडेंट्स, हम उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पोल की एग्जैक्ट लेंथ थी कितनी। तो पोल हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू, एक लेंथ कितनी है हमारे पास 3 और दूसरी लेंथ क्या है 2x माइनस 17। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पर -17 में से 3 हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 14, और ये x 2 इधर प्लस का है, इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा x माइनस 2x, तो यहाँ आ जाएगा -x और -14, माइनस माइनस से कैंसिल, x क्या आ गया हमारे पास 14 मीटर। अब x जो है वो हमने पोल की लेंथ को लेट किया था, तो x हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 14 मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ द नंबर इज़ ट्रिपल्ड एंड द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5। अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट कर लेते हैं x इज़ अ नंबर। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट x इज़ अ नंबर। अब उन्होंने कहा इफ़ द नंबर इज़ ट्रिपल्ड, अगर हमारे पास एक नंबर है ट्रिपल्ड यानी 3x, द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, और जो उसमें कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं 5, वी गेट, और हमें रिज़ल्ट क्या मिलते हैं 44, यानी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। हमारे पास क्या बन जाएगी एक स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रिपल नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू 44। अब 3x इधर ही रहेगा, ये 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 44 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। x इधर 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 की 39 से कटिंग होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। x को हमने क्या लेट किया था नंबर, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 13। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। नेक्स्ट हम कल क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आप सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का होमवर्क कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 7th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 10A एंड द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 2x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू x/5 माइनस x/6 प्लस 23। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन ये है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, और फिर देन इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से इक्वल के उस साइड पे भी एलसीएम लेंगे। हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30। देन यहाँ पर हम देखेंगे 5 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 5 के टेबल में 30 आता है 6 पर, तो हम x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से।
फिर हम देखेंगे कि 6 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है। 6 के टेबल में 5 पर 30 आता है, तो हम x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। इसी तरह से यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 30 पर, तो हम 23 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। इसी तरह से 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, प्लस 690। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 30 यहाँ पर आकर 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 12 यहाँ पर आकर x प्लस 690 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक स्टेटमेंट बन जाएगी। देन हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ये है। इसमें हम क्या करेंगे, इस साइड का एलसीएम ले लेंगे और ये साइड हमारे पास सेम चलती जाएगी। इस साइड का एलसीएम लेंगे यानी ए बी सी तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। अब हमने देखना है, अब हमारे पास एलसीएम क्या आया है, ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से कट और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी से। तो हमारे पास क्या आ गया, बी सी एक्स, प्लस यहाँ पर b कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए सी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर c कट हो गया और हमारे पास क्या बचा, एक्स बी ए। अब डिनोमिनेटर दोनों साइडों पे सेम हो गया है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कट कर लेंगे और यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ये बचेगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ ए बी लास्ट पे लिखा है, हम यहाँ प्लस पे सबसे फर्स्ट पे लिख लेंगे क्योंकि हमने इनकी कटिंग करनी है। प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो ये देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं तो हम इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का होमवर्क है। इसको आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। माय डियर 9 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला उन्होंने हमें बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनमें से आइडेंटिफाई क्या करने हैं, स्क्वायर मैट्रिक, रो मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक्स देखें, वो है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। तो सेम इस तरह से यहाँ देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो 1 वाला हमारे पास मैट्रिक है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो हमें याद होगा, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो 2 वाला कॉलम जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हैं, इक्वल, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक, यानी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक। बिकॉज जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 1, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। देखिए इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो 5 वाला मैट्रिक्स है हमारे पास वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक। 5 वाला हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक रो वाला मैट्रिक। तो हमें पता है इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो देन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक। यानी जो हमारे पास 6 वाला मैट्रिक्स है वो क्या है, एक रो मैट्रिक। तो इसको रो मैट्रिक के सामने लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक कॉलम मैट्रिक है, तो हम लिख देंगे जो हमारे पास 7 वाला मैट्रिक्स है वो एक कॉलम मैट्रिक है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक। बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल।
देखें इसमें 3 ही रोज़ हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सामने लिख देंगे, यानी 8 वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0, तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स, यानी 9 वाला मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये आप लोगों का होमवर्क होगा, इसमें आप लोगों ने डेफिनेशंस